ये बात है सन 1939 की, जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। उस दौरान पूरे भारत में इमरजेंसी जैसे हालात थे। इस इमरजेंसी का असर रामेश्वरम पर भी पड़ा। शमसुद्दीन, जिसके पास रामेश्वरम में अखबारों का ठेका था, अब वो इन हालातों में ये काम अकेले नहीं संभाल पा रहा था, क्योंकि रोज सुबह जो ट्रेन अखबारों का गट्ठा रामेश्वरम स्टेशन पर फेंका करती थी, अब इमरजेंसी की वजह से उस ट्रेन का रामेश्वरम स्टेशन पर रुकना कैंसिल कर दिया गया था और अखबारों का गट्ठा अब रामेश्वरम और धनुषकुडी के बीच से गुजरने वाली सड़क पर फेंक दिया जाता। इस वजह से शमसुद्दीन को मजबूरन एक मददगार रखना पड़ा जो अखबारों के गट्ठे सड़क से जमा कर सके, और ये मौका एपीजे अब्दुल कलाम को मिला। और कुछ इस तरह अखबारों का गट्ठा सड़क से उठाकर और फिर लोगों के घरों में अखबारें डालकर एपीजे अब्दुल कलाम को अपनी पहली आमदनी मिली। पर रामेश्वरम के उन घरों में रहने वाले लोगों को क्या पता था कि जो शख्स आज उनके घरों में अखबार डाल रहा है, वो आगे जाकर इस देश का राष्ट्रपति बन जाएगा। मुश्किल से मुश्किल हालात में हमें कैसे अपने गोल्स पर फोकस्ड रहना चाहिए, कैसे हमें लगातार पूरी मेहनत पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, ये हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लाइफ से बहुत अच्छी तरह सीखने को मिलता है। तो आओ उनकी लाइफ को थोड़ा करीब से जानें। अबुल पाकिर ज़ैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 के दिन रामेश्वरम की एक लोअर मिडिल क्लास तमिल मुस्लिम फैमिली में हुआ। अपनी एक बहन और 4 भाइयों के बीच ये सबसे छोटे थे। इनका परिवार जिस इलाके में रहता था वहां एक मस्जिद भी था, जहां इनके पिता ज़ैनुलाब्दीन एक इमाम तो थे ही, पर अपने परिवार की रोजी रोटी के लिए वो साथ ही साथ एक नाव भी चलाते थे। उस नाव पर वो हिंदू यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी की यात्रा करवाया करते थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ डिसिप्लिन उन्हें अपने पिता से सीखने को मिली। हर मुश्किल दौर में उन्होंने अपने पिता की ये एक बात हमेशा याद रखी। उनके पिता कहते थे कि जब आफत आए तो आफत की वजह समझने की कोशिश करो, मुश्किलें हमेशा खुद को परखने का मौका देती हैं। अब क्योंकि परिवार बड़ा था और इनके पिता की कमाई ज्यादा नहीं थी, तो इसलिए इन्हें भी अपने परिवार के लिए बचपन से ही बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। अपने चचेरे भाई शमसुद्दीन के साथ मिलकर इन्होंने रामेश्वरम में अखबारें बांटने का काम पकड़ लिया। सुबह सुबह पूरी मेहनत के साथ पहले अखबारें बांटना, फिर अपने स्कूल पहुंचकर पढ़ाई करना, घर लौटकर फिर पिता के काम में हाथ बटाना और रात को फिर से पूरी लगन के साथ पढ़ाई करना, ये डॉक्टर अब्दुल कलाम के बचपन की रूटीन थी। उस दौरान ये सिर्फ 10 साल के थे। तब घरों में केरोसिन ऑयल मतलब मिट्टी के तेल से जलने वाली लालटेन हुआ करती थी और इनके घर में रात को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक मतलब बस 2 घंटे के लिए जलने लायक तेल हुआ करता था। मतलब लालटेन सिर्फ 2 घंटे के लिए ही जलाई जा सकती थी। पर जब इनकी मां आशी अम्मा ने देखा कि डॉक्टर अब्दुल कलाम पढ़ाई के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने लिए तो अंधेरा रखा, पर यह सुनिश्चित किया कि उनकी पढ़ाई के लिए लालटेन में इतना तेल रहे कि वो रात को 11 बजे तक पढ़ाई कर सकें। अब जो मैं आपको बता रहा हूं वो शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, पर इस बात में एक बहुत गहरी सीख छुपी है। डॉक्टर अब्दुल कलाम स्कूल के दिनों में अपने सब्जेक्ट्स में बस एवरेज मार्क्स ही लाते थे, पर इनके टीचर्स के मुताबिक ये एक ब्राइट और बहुत ही हार्ड वर्किंग स्टूडेंट थे, जो भले ही मार्क्स तो एवरेज लाते थे, पर हमेशा कुछ नया सीखने की उमंग क्लास के बाकी बच्चों के मुकाबले इनमें सबसे ज्यादा थी। अब ये बात तो पक्की है कि सिर्फ स्कूल में मार्क्स लाना और जिंदगी में ज्ञान प्राप्त करते रहना ये 2 अलग अलग चीजें हैं। और डॉक्टर अब्दुल कलाम ने ही ये लिखा है कि यदि इंसान इन 4 चीजों का पालन करे, एक महान लक्ष्य रखे, ज्ञान प्राप्त करता रहे, कठिन मेहनत करता रहे और दृढ़ रहे, तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। खैर, अपने परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति के बाद भी उन्होंने पढ़ाई के लिए अपना उत्साह कभी कम नहीं होने दिया। फिर उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई के लिए रामनाथपुरम के स्वाट्स हायर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन ले लिया। यहां इनकी मुलाकात हुई इनके टीचर अय्यादुराई सोलोमन से, और इन्होंने ही डॉक्टर अब्दुल कलाम को जिंदगी जीना और अपने सपनों पर विश्वास करना सिखाया। अय्यादुराई सोलोमन उन्हें अक्सर कहा करते थे कि जिंदगी में कामयाब होने और नतीजे हासिल करने के लिए 3 ताकतों पर काबू पाना बहुत जरूरी है: ख्वाहिश, यकीन और उम्मीद। और डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भी ठीक ऐसा ही किया। उन्होंने ये फैसला कर दिया कि चाहे हालात जैसे भी हों, पर वो अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे। और फिर 1955 में उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की।
ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद ही उन्हें असल में ये समझ आया कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें सिर्फ फिजिक्स नहीं बल्कि इंजीनियरिंग पढ़नी चाहिए थी। अब एक तरफ इनके सपने थे और दूसरी तरफ इनके परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति, पर फिर भी मेहनत करके इनका नाम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के उम्मीदवारों की लिस्ट में तो आ गया, लेकिन इस कॉलेज का दाखिला बहुत महंगा था। कम से कम 1000 रुपयों की जरूरत थी और इनके पास इतने पैसे नहीं थे। उस वक्त इनकी बड़ी बहन जोहरा ने अपने सोने के कड़े और चेन बेचकर इनकी फीस का इंतजाम किया। खैर, कुछ इस तरह इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। इंजीनियरिंग के दौरान हर गुजरते साल के साथ इनका एक फाइटर पायलट बनने का सपना बहुत मजबूत होते जा रहा था और तब इनका बस एक ही सपना था कि ये एक फाइटर पायलट बन सके। किस्मत ने इन्हें यह सपना पूरा करने का मौका भी दिया। अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद इन्होंने एयरफोर्स के लिए अप्लाई किया और इन्हें वहां से बुलावा भी आ गया। बहुत ही खुशी से अपनी आंखों में एक फाइटर पायलट बनने का सपना सजाए ये एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू देने के लिए देहरादून निकल गए। 25 उम्मीदवारों में से सिर्फ 8 को ही सिलेक्ट किया जाना था और ये 9वें नंबर पे आए। उस समय ये बहुत मायूस हुए और इनका दिल बैठ गया। फिर बिना किसी प्लान के बस अपने मन को हल्का करने के लिए ये वापसी में ऋषिकेश चले गए। बचपन से ही इन्हें भगवान पर अटूट विश्वास था। शुरू से ही ये भगवत गीता और कुरान में बताई गई बातों को पूरे दिल से मानते थे। इनका मानना था कि हम सब के ऊपर एक शक्ति है जो हमारा भला और बुरा बखूबी जानती है। बस हमें पूरी शिद्दत के साथ अपने सपनों के लिए मेहनत करनी है, बाकी सब कुछ सही समय पर अपने आप सामने आते चला जाएगा। और शायद यही वजह थी कि अपने टूटे हुए सपने और एक भारी दिल के साथ ऋषिकेश पहुंचते ही पहले इन्होंने गंगा में स्नान किया और फिर चलते हुए पास की पहाड़ी पर शिवानंदा आश्रम तक पहुंच गए। वहां इनकी मुलाकात हुई स्वामी शिवानंदा से। इन्होंने स्वामी शिवानंदा को बताया कि कैसे इनके जीवन का सबसे बड़ा सपना कुछ समय पहले टूट गया। फिर स्वामी शिवानंदा ने मुस्कुराते हुए इन्हें जीवन के बारे में कुछ ऐसा बताया कि वो बात इनके जहन में पूरी तरह बैठ गई। उन्होंने कहा कि ख्वाहिश अगर दिलो जान से निकली हो, पवित्र हो और उसमें शिद्दत हो तो उसमें कमाल की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है और एक ऐसी ताकत होती है कि पूरी सृष्टि उस सपने को किसी न किसी रूप में हकीकत में बदलने के लिए आपको नए रास्ते दिखाती रहती है। बस तुम चलते रहो और विश्वास रखो कि जो सोचा है उसकी सृष्टि अवश्य है और वो जरूर पूरा होगा। फिर स्वामी शिवानंदा से इस मुलाकात के बाद जब ये दिल्ली लौटे तो इन्हें DRDO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में नौकरी मिल गई। वहां कुछ टाइम बाद प्रमोट होते ही इन्हें डॉक्टर विक्रम साराभाई की टीम में जगह मिल गई और इनकी परफॉर्मेंस डॉक्टर विक्रम साराभाई को इतनी पसंद आई कि इन्हें फिर 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए नासा भेज दिया गया, USA। अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ये वापस इंडिया आ गए और इंडिया आते ही इन्हें एक के बाद एक कई मुश्किल और चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिला। पर जो सीखने वाली बात है वो ये है कि इन्होंने किसी भी प्रॉब्लम और इनकन्वीनियंस को अपनी ग्रोथ के रास्ते में नहीं आने दिया। अब क्योंकि इन्होंने इसरो की शुरुआती टीम में ज्वाइन किया था तो इनकी टीम के पास अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए पहले से ही कुछ भी नहीं था। ना कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी और ना कोई जगह, बस सिर्फ एक ऑर्डर था कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो। अब जिस जगह पर ये काम कर रहे थे वहां एक सेंट मैरीज चर्च था एंड उसी चर्च को इन्होंने अपना ऑफिस बना लिया और समुद्र के किनारे इन्होंने अपने रॉकेट का लॉन्च पैड तैयार किया और तो और पास ही के एक घर में इन्होंने अपनी लेबोरेटरी बना ली। कम इन्वेस्टमेंट की वजह से इन्हें साइकिल और बैलगाड़ी पर ही रॉकेट के पार्ट्स को लेकर आना पड़ता था, पर फिर भी ये रुके नहीं और वो प्रोजेक्ट अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और सारी मुश्किलों से लड़ते हुए इन्होंने पहला साउंडिंग रॉकेट 1963 में लॉन्च किया। पर शायद ये चुनौतियां तो कुछ भी नहीं थी, क्योंकि इसके बाद इन्हें एक के बाद एक इससे भी ज्यादा मुश्किल प्रोजेक्ट्स पर काम करना पड़ा, चाहे वो SLV-3 का प्रोजेक्ट हो या अग्नि मिसाइल। और अग्नि मिसाइल तो एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें इन्हें कई बार फेलियर्स का सामना करना पड़ा। कई बार मीडिया ने इनके प्रयासों का जमकर मजाक उड़ाया, पर ये अपने लक्ष्य पर इस कदर डटे हुए थे कि शायद वो चुनौतियां भी इन्हें रोकने में पूरी तरह नाकामयाब रही। और फाइनली इन्होंने ना सिर्फ अग्नि बल्कि कई और मिसाइल्स भी इंडिया के लिए बना डाली और इसी वजह से इन्हें इंडिया का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। अगर हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की सारी अचीवमेंट्स के बारे में बात करना चाहें तो शायद ये वीडियो छोटी पड़ जाएगी,
पर दोस्तों, अगर आपको इनकी लाइफ को और भी ज़्यादा करीब से जानना है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लिखी हुई बुक विंग्स ऑफ फायर ज़रूर पढ़ें। ये बुक आपका ज़िंदगी को देखने का नज़रिया ही बदल कर रख देगी। दोस्तों, वैसे तो बहुत कुछ है जो हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लाइफ से सीख सकते हैं, पर एक चीज़ जो हम सबको ज़रूर सीखनी चाहिए वो ये है कि सपने बहुत बड़े देखो, फिर पूरी शिद्दत और एक सच्चे दिल के साथ उन सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करो। फिर चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, आपने जो सपने देखे हैं उन पर विश्वास रखो और लगातार चुनौतियों से लड़ते हुए आगे बढ़ते रहो, क्योंकि ये सच ही कहा गया है कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू।